नमस्कार, स्वागत है आपका TNI आवाज में और मैं हूं पलक गुप्ता। हाजिर है आपके लिए लेकर न्यूज रूम लाइव। और आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं राजनीति को लेकर और सोशल इश्यूज को लेकर। अक्सर राजनीति के मुद्दों पर बात करी है, बड़े बड़े चर्चाएं करी है, लेकिन सोशल कॉज, सोशल इश्यूज जिसके बारे में हमारे देश में असल में बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर। सबसे पहले आज जावेद जी से बात करने वाले हैं। राजस्थान की राजनीति में जो इन दिनों चल रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है आगे आने वाले दिनों में? तो जावेद जी, राजस्थान की राजनीति क्या कुछ बड़ा होने वाला है आगे आने वाले दिनों में? हालांकि बीते दिनों से बहुत कुछ बड़ा चल रहा है। अमित शाह अभी जयपुर दौरे पर रहे, राजस्थान दौरे पर रहे। आने वाले वक्त में क्या लगता है, कांग्रेस क्या पलटवार करने वाली है? अभी तो कांग्रेस का जो है एक रैली का प्रोग्राम है, क्योंकि जिस तरीके से कल अमित शाह जी आए, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है भाजपा को संगठित करने का काम किया है कल की रैली के बाद। और वही दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना अस्तित्व दिखाना चाहती है राजस्थान की जनता के चेहरों पे कि भाई हम भी हैं मैदान में। क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे बीजेपी अपनी रैलियाँ कर रही है, लोगों के सामने प्रचार प्रसार कर रही है, क्योंकि बीजेपी का हमेशा जाना जाता है खर्चा करके प्रचार करने का। तो बीजेपी अभी लोगों के घरों घरों में है। वही दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद एक तरीके से निष्क्रिय हो जाती है, वो लोग कहते हैं ऐसा। और इस वजह से जो है अब सरकार की महंगाई का मुद्दा बनाकर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में जो है कांग्रेस करने वाली है। ये रैली होने वाली जयपुर में। बिल्कुल, 12 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली कांग्रेस की राजस्थान में होने वाली है, जयपुर में होने वाली है। लेकिन इसको लेकर हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। हाईकोर्ट ने क्या मंजूरी दे दी है सरकार को रैली करने की? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट में इसकी PIL को दाखिल किया गया था कि कोरोना के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच में इस तरह की रैली करना, इसके ऊपर तो हाईकोर्ट ने तो हरी झंडी दे दी है रैली को। और जो कांग्रेस के वकील ने कहा है कि एक ये PIL जो है पब्लिसिटी स्टंट के दौरान की गई है, ये इतना घातक वेरिएंट नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये ओमिक्रॉन आने वाला है, 9 केस आ चुके हैं जयपुर में। ये अपने आप में एक बहुत सतर्कता वाली बात है। जब हम फर्स्ट में कोरोना आया था, सेकेंड लेयर हमारे को बहुत हावी हुई थी, लेकिन ओमिक्रॉन के बारे में विदेशों में तो जो बताया जा रहा है उस तरह एक तरफ उसको देखा जाए, दूसरी तरफ हाईकोर्ट का इस तरीके से क्लीन चिट देना ये थोड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत घातक वेरिएंट बताया जा रहा है दूसरे कोरोना के वेरिएंट के मतलब। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस सरकार की बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि ये पुराने जो वायरस है उसको कमज़ोर करेगा। मतलब अजीब अजीब बेतुके बयान दे रहे हैं। मतलब उनका मेन मकसद जो है रैली को पूरा करने का है। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया, उन्होंने कहा है कि हम सैनिटाइजर और मास्क मतलब कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। अब आप ही बताइए, 1 लाख लोगों की भीड़ में किस तरह की कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अक्सर बात कही जाती है आम जनता को कोरोना होता है, जहां शादी समारोह होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज होती है, वहां कोरोना होता है। ये राजनीति में और राजनेताओं को ही क्यों कोरोना नहीं छूता है? जी बिल्कुल, मुझे यहाँ तक लगता है कि अभी आपने देखा होगा जब सेकंड जो वेरिएंट आया था, जो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था डेल्टा, तो उससे पहले काफ़ी रैलियाँ हुई थी और जो नेताओं काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई थी। चुनाव का समय था, उसके बाद जो महामारी आई उसने सबको तबाह कर दिया। मतलब नेताओं ने अपने हित अपने स्वार्थ के लिए लोगों को खतरे में डाल दिया। और यही चीज़ अब होने वाली है, क्योंकि नेता फिर बाद में यही नेता हमें बोलेंगे कि तुम मास्क लगाओ, पेनल्टी हम पे थोपी जाएगी, हमें इलाज नहीं मिलेगा। अभी ये रैली की ये 3rd वेरिएंट का इन्हें इतना वो अफसोस नहीं, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा, कल जो अमित शाह जी आए थे, जो नेक्स्ट वीक आए थे, क्योंकि ना तो उसमें किसी भी नेता ने इंडोर वो मीटिंग हुई थी और किसी भी नेता ने मास्क नहीं पहना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी और पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक ही मतलब ये नेता की जो आपने बात की, नेताओं को कोरोना का डर है ही नहीं, क्योंकि इन्हें तो सत्ता चाहिए। किसी भी हालत में सत्ता के लिए जनता की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, इन्होंने ये मन बना लिया है। दूसरी तरफ बात की जाए ये रैली भी कहीं ना कहीं होना जरूरी थी, लेकिन अब वही बात है ना कि क्योंकि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि केंद्र भी एक तरफ से बेनिफिट लेके बैठा है कोरोना को, उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया है कि बोले लोग विरोध नहीं करेंगे, हम मन चाहे रेट इन पे थोपेंगे। वही अब सरकार को भी इस विरोध करना जरूरी था, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता जो है दिख नहीं रहा सरकार को। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से ओमिक्रॉन वेरिएंट जो नया आया है, क्या ये वाकई घातक है या फिर नहीं है, या सरकारों को अभी रुक जाना चाहिए? मैं सत्ताधारियों की या विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों ही सरकारों की बात कर रही हूँ
ये लोग बात करते हैं कि वेरिएंट खतरनाक है, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। बार बार अशोक गहलोत जी ट्वीट कर कर लोगों को सतर्कता बरतने को कहते हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके कहते हैं कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में इतने केसेस आ गए हैं, ब्रिटेन में इतने केसेस आ गए हैं, भारत में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या राजनीतिक रैलियों में ये वेरिएंट नहीं आएगा? आप कह रहे हैं रैली करना जरूरी है, बेशक रैली करना जरूरी होगा क्योंकि महंगाई बढ़ती है। रैली का बिल्कुल नहीं कह रहा कि रैली करना जरूरी है, दूसरे तरीके भी हो सकते हैं अपना विरोध जताने के लिए, ठीक है। अब बात रैली इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े दिख रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कोचिंग संस्थान बंद की जा रही है और स्कूलों पे ज़्यादा हैवी हो रहा है क्योंकि स्कूल खुल गए, बच्चे बीमार है। तो कोरोना को देखते हुए तो रैली करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी कांग्रेस का विरोध कर रही है इस रैली को लेकर, पीआईएल भी थोपी गई है, तो अगर जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नाराज है या जिस पे विरोध जता रही है उस पे समाधान तो कर सकती है ना केंद्र सरकार कि भाई तुम ये रैली ना करो, इसको पोस्टपोन करो, आगे के लिए इस जो भी पेट्रोल डीजल के भाव हो या महंगाई हो उस पर कुछ ना कुछ मिलकर समाधान निकालना पड़ेगा। अगर सरकार अगर लोगों का हित चाहती है तो आपस में बैठ के ही बात करनी पड़ेगी। ये रैलियाँ और इनसे तो बीमारी और ज़्यादा आएगी और ज़्यादा हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में सरकारों की ये नजरअंदाजगी, सरकारों का इस तरह से रैलियां करना और अपना विरोध जताना, ये आम जनता के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से इन दिनों भले ही हम डेंगू की बात करें, ओमिक्रॉन की बात करें, कोरोना की बात करें, तीनों ही बहुत ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। ओमिक्रॉन के केसेस मिलने लगे हैं, कोरोना दोबारा वापस उसके केसेस में मिलने लगे हैं और डेंगू भी अपना आसमान छू रहा है। जिस तरह से बात करी जाए, अगर डेंगू की बात करूं तो राजस्थान नंबर 1 हो चुका है जहां केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। जयपुर में लगातार ओमिक्रॉन के पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की रैली करना शायद इतना जरूरी नहीं है जितना स्वास्थ्य मंत्रालय को यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आखिर इन केसेस को किस तरह से कम किया जा सकता है, आखिर कैसे लोगों को सावधान और सतर्क रखा जा सकता है। एक तरह से अगर मैं बात करूं तो सरकारें मुझे लापरवाह नजर आ रही है आम जनता से भी ज्यादा। जी, सरकारें लापरवाह नजर आ रही नहीं, वो सरकारें मुझे तो ऐसा लगता है कि लापरवाही है क्योंकि जब से कोरोना आया तब से आज तक इतने केसेस हुए, इतने लोग मरे, इतने अपना देश की जो बदनामी है इंटरनेशनल लेवल पर हुई है, लोगों ने लाशें देखी, फिर भी सरकार का कोई नुमाइंदा या विपक्ष पक्ष ये एक दूसरे पर आरोप भी लगाई है इसको लेकर, लेकिन दोबारा गलती वही चीज जो आरोप लगाता है वही वो गलती करता है। मतलब ये आपसी राजनीति के चक्कर में पीसना तो जनता को ही है। ये लापरवाही इनकी हम पे ही भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, सरकारों को और नेताओं को सिर्फ मतलब है तो सत्ता से। इनको नहीं मतलब कि जनता क्या सोचती है, इन्हें नहीं मतलब कि जनता पर क्या असर पड़ेगा। सिर्फ सरकारों को और सरकार में बैठे सियासतदारों को सिर्फ मतलब है अपनी कुर्सी से और अपनी सत्ता से, और यही सत्ता और यही कुर्सी हमारे देश को एक नुकसान भी पहुंचा रही है और वो नुकसान हुआ है नागालैंड में। जो नुकसान नागालैंड में हुआ है उस नुकसान की भरपाई हिंदुस्तान आखिर कैसे करेगा, कैसे हिंदुस्तान कड़े कदम उठाएगा कि नागालैंड में जो घटना घटी है, जो बेगुनाह मासूम लोग मारे गए हैं, मजदूर मारे गए हैं, आखिर सरकार उनके परिवारों को सिर्फ मुआवजा देकर शांत कर देगी? क्या करना चाहिए कासिम, क्या लगता है आपको? इतनी बड़ी गलती हमारे देश से हुई है जिसको लेकर अमित शाह ने माफी तो मांग ली है, लेकिन क्या माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल भी एक माफ़ी मांगने किसी की जान चली जाए और बाद में आप जो है माफ़ी मांग के और खूब जो है आप जाके भाषण दो रैलियों में और लोगों को सेटिस्फाइड करो कि नहीं आप जो आगे के हालात, भाई कब कितना लोगों को तुम क्या करोगे, बेवकूफ़ बनाओगे? कब तक तुम ये जो है लोगों के चेहरों पर पर्दा डालते रहोगे? क्या आप देखिए आज जो अमित शाह ने पार्लियामेंट के राज्यसभा फिर लोकसभा के अंदर जाके लोगों को जो है सेटिस्फाइड किया, नहीं हम हालात बेहतर करेंगे। आप जो है केस को जो है क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। भाई उसको भी 1 महीने का टाइम दिया है कि वो जो है इसकी तहकीकात रिसर्च करेगी। भाई एक महीने का टाइम तुम क्यों दे रहे हो उसको? जल्दी सामने लाए ना हकीकत क्या। एक साथ 14 लोगों की मौत हुई है, मासूम लोग जो मारे गए हैं, उसकी तहकीकात के लिए आप 1 महीना दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो है आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नहीं हालात हम जो है हमारी पार्टी की पूरी नज़र है सब लोगों पे जितने मुद्दे हुए। तो ऐसे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक जो नागालैंड का नहीं और भी बहुत सारे हालात जो बहुत सारे वाक़यात ऐसे पेश आए हैं जिन पे सिर्फ या तो माफ़ी मांगी गई है या तो उस केस को ऐसे ही क्राइम ब्रांच ऐसे उसके हवाले करके जो है धीरे धीरे बात ख़त्म हो जाती है। तो ये है इसका। दूसरी बात एक जो पहले आपने एक सवाल किया कि रैली की मैं आपको ये बात बता दूं, जब पहला जो कोरोना वायरस जब
शुरुआत हुई थी 2020 में, तब क्या हुआ था कि लोगों में जब कोरोना काफ़ी फैल गया तब जाके अचानक से गवर्नमेंट ने कोई प्लान नहीं, अचानक से लॉकडाउन ला गया। असर किस पे पड़ा? वो किसी अमीर लोगों पे नहीं पड़ा, वो बिल्कुल गरीब लोगों की, कुछ लोगों की जान गई, डंडे खाए पुलिस से। लेकिन आज जब वोट की बात, अपने मुफाद की बात आती है तो तब रैलियाँ निकालते हैं खुद आपस में टक्कर लेके। गरीब लोगों को यहाँ भी मार पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो तो अपनी कुर्सी के लिए भाई एक क्रिटिसाइज कर रही है एक पार्टी दूसरी पार्टी को लेकर, और गरीब लोग जो है, अब अगर यही कहीं गरीब लोग ऐसे करते, 10-12 लोग हजूम के साथ चलते तो फ़ौरन या तो उनको मारा पीटा जाता, तो फ़ौरन जो है क्वारंटाइन किया जाता, क्योंकि वो नया वायरस आ गया है। तो अब बात रैली की है, क्योंकि हाथ है, पार्टी का सपोर्ट है, तो जिस वजह से लोगों पर भी असर पड़ रहा है। ये दो बात। क्या आपने जिस तरह से कहा कि कोरोना जब आया तो जनता पर असर पड़ा कि जो गरीब थे और ज्यादा गरीब हो गए, बिल्कुल ऐसा हुआ है। क्या लगता है कासिम कि सरकारों की रैलियां करना और जिस तरह से नागालैंड में जो हिंसा हो गया, आपको क्या लगता है हमारे देश की क्या कमियां हैं जिस वजह से हम इतने ज्यादा लापरवाह हैं, इतने ज्यादा चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए मैम, अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अ राइट। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम रैली भी करेंगे क्योंकि वोट है, हमारा एक हक है। लेकिन हमें गरीब आवाम को मद्देनजर रखते हुए हम कर सकते हैं ना भाई। एक तरफ से कोरोना फैल रहा है, दूसरी तरफ से तुम रैली भी निकाल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम रैली मत लो, मैं ये कह रहा हूँ जस्ट तुम जो है ये तो ओमिक्रॉन नया वायरस आया है, जब कोरोना वायरस आया था तब की याद दिलाओ ना भाई। तुम गरीब लोगों को डंडे मारे, उनसे वायरस फैल रहा था, दो साथ नहीं चल सकते थे, पैदल चल जा रहे थे, तुम गाड़ियाँ बंद मतलब कर दी गई, गली में जो दिखता है तो कुत्ते की तरह भगा के उनको जो है मारा जाता था। क्यों? कि वायरस फैल जाएगा। और दूसरी तरफ जब अपने मुफाद की बात आई सरकार को, तो तब देखिए कैसे रैली, और नहीं भाई ये वायरस जो भाई कोर्ट भी फैसला दे रहा है, नहीं तुम रैली निकालो। तो तब जब गरीब आवाम पर बात आती है तो तब ये ऐसे लीडर कहाँ सोए रहते हैं भाई, तब कोरोना ज़्यादा फैल जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना कि यहाँ से पता भाई, हमारे ही चुने हुए जो, हमने ही कानून को जो है उनको जो कुर्सी दी है, हमने हमारे ही वोटों से वो इस ओहदे पे पहुंचे हैं, हमने ही बिठाया है, तो हमारे लिए भलाई सोचिए ना। तो अब आपने बात के लिए बात, पॉइंट टू बी नोटेड कि कासिम ने कहा है वो बहुत 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 बड़ी बात है, और वाकई गौर करने वाली बात है कि जिन नेताओं को, जिन सत्ताधारियों को हमने सत्ता दी है, वो नेता इस आम आवाम को कैसे भूल सकते हैं? जिनकी वजह से वो सत्ता और कुर्सी संभाले बैठे हैं, वो उस आम जनता को कैसे भूल सकते हैं? किसी बड़े बुजुर्ग ने बहुत कमाल की बात कही है कि हर इंसान अपना फायदा पहले देखता है, फिर चाहे वो राजनेता ही क्यों ना हो। और राजनेता असल में कर भी यही रहे हैं, जनता को दरकिनार कर सिर्फ अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इन राजनेताओं को गरीब जनता याद आ जाती है, जो इन्हें चुनकर सत्ता सौंपती है, और जैसे ही ये चुनाव जाते हैं उसके बाद 5 साल के लिए ये लोग भूल जाते हैं कि आखिर किस जनता ने इनको चुनकर सत्ता सौंपी थी। जी का एक चीज़ और ऐड करूंगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपी के अंदर देखिए कितने मासूम बच्चे ऐसे हैं जो भूख के शिकार हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की नज़र है सिर्फ किस पे, कि वोट पे, वोट बैंक बनाना चाह रही है, लीडरों से मिलना चाह रही है। लेकिन उसको मैं कह रहा हूँ बेसिक चीज़ों, यार यही गरीब लोग हैं जो आपको उस कुर्सी तक पहुँचाते हैं। जब वोट की बात आती है तो आप लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों के साथ, ऐसा पर्दा कि हाँ भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज यूपी की हालत देखो, वहाँ की रिसर्च देखो क्या कह रही है, वहाँ के बच्चे जो है भूख से कितने जो भूख के शिकार हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, फिर दूसरी बात आप देखिए कि अब ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है, रैली के बाद क्या होगा कि जो भी कहीं भी गरीब जो लोग हैं कहीं भी बाहर आपको देखेंगे तो फिर वही लगा दिया जाएगा 144, बाहर नहीं निकलना चाहिए, मारना है, ये है वो वगैरह। और फिर कितने लोगों की जॉब चली जाती है इसके अकॉर्डिंग, कितने लोग भूख के शिकार हो जाते हैं, उनको काम पे नहीं बाहर निकलने देते। तो कहीं ना कहीं जो है मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को रैली आपस में बैठ कर ये बात तय कर लेनी चाहिए कि इसको डिले करना है, क्या करना है, ताकि लोगों की भी भलाई हो और रैली जो निकालने वाले जो नेता हैं उनकी भी जो है भलाई हो। कहीं ना कहीं इसको कंप्रोमाइज करना चाहिए, ये आवाम पे जो है असर आ रहा है इसका बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बात आपकी ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है ना कि राजनेता इस देश के राजा हैं और बाकी जनता तो उनकी, क्या कह सकते हैं आप, कहिए कि जनता तो बस उनकी वो है जो जनता बस सुनेगी, राजा अपना आदेश देंगे और जनता को स्वीकार करना ही है।
बिल्कुल यही स्थिति हमारे देश में है कि राजा ने जो आदेश दिए जनता को वो मानना ही है, और राजनेता बैठे बैठे जो आदेश देंगे, फिर चाहे महंगाई बढ़े, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, बेरोजगार चाहे बेरोजगारी से क्यों ना जूझते रहे, या फिर किसी भी तरह की समस्याएं क्यों ना हो, जनता को तो झेलनी ही पड़ेगी। जी, ये चीज, एक चीज आपने बोली कि जो राजा देगा हमें आदेश, वो आदेश जो देगा हम उसी पे चलेंगे। दैट मीन्स कि डिक्टेटरशिप है हमें एक, ये तो कैपिटलिज्म हो गया ना। आप जो है भाई, आप बड़े लोग हैं, जो हुक्म करेंगे, हम छोटे लोग हैं, हम वही करेंगे। बिल्कुल। तो क्योंकि ये देखिए ना, आप आजादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है। अंग्रेज जो कहते थे हिंदुस्तान में वही होता था। आपको लगता है आजादी से अब तक चीजें बदली है? ठीक है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हम मानते हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हम मानते हैं हमारे पास लॉज है, हमारे पास नियम कानून सब है, उसके बावजूद भी हमारे पास अधिकार क्यों नहीं है? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना कुछ, देखिए जो है इंडिया का जो ये सबसे बड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर है हमारे पास, इंडिया के पास। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जब वहाँ राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, तो फिर आप ले आइए ना, जो 1965 से लेकर 1992 तक जो सोशलिज्म चला है, जो कम्युनिज्म चला, आपने क्यों खत्म किया उस चीज़ को? सब लोगों को राइट मिल रहे हैं, सबको एक नज़र से देखा जा रहा है। आज क्यों कैपिटलिज्म? आज आपने प्राइवेट चीज़ें सारी कर दी है भाई, जो मालिक चाहेगा कंपनी में जो एम्प्लॉय को, वही हो रहा है। अगर यूपी में क्या हुआ, शिक्षकों ने जो सरकार के खिलाफ, टीचर्स ने आंदोलन किया, पुलिस वालों ने उन पे लाठीचार्ज किया, हुआ दंगा। तो क्यों, आखिर क्यों लोगों को हक नहीं है अपनी आवाज उठाने का? आवाज उठती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आवाज नहीं उठती, उसके बावजूद भी दबा दिया जाता है। ये हमारे देश की एक सबसे बड़ी कमी है कहीं ना कहीं। तो मैंने इसीलिए कहा था कि राजा जो आदेश देंगे जनता को तो मानना ही है, फिर चाहे महंगाई बढ़े, चाहे बेरोजगारी बढ़े, चाहे आंदोलन हो। तो फिर मैम हम लोग कैसे यकीन करेंगे कि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं? हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, हम अपने राइट को जानते हैं, हमें एक प्राउड फील होता है कि हम किसी आज़ाद मुल्क में रहते हैं। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हमें कुछ फील ही नहीं हो रही। क्या हो रहा है हमारे सामने? ऐसे हैं जैसे दबे हुए हैं, किसी के अंडर जो है काम कर रही है। कम्युनिज्म है ही नहीं, कहीं नाम ही नहीं। आप कैपिटलिज्म है, बड़े को आपने दे दिया, जो हुक्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो यहाँ कोई आज़ादी का नाम नहीं है। ये लोगों के एक पर्दा डाल दिया और लोगों का पूरा विश्वास उठ चुका है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि अभी भी जितने भी ये लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि सेल्फी वक्त भरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान कर रहे हैं। लोगों की भलाई के लिए सोचिए। अगर आपको इसके देश के लिए अगर आप काम करना चाह रहे हैं, आप देश को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, तो कहीं ना कहीं फिर लोगों का साथ देना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। आप अगर ऐसे आप हुक्म चलाते रहेंगे तो जो दबे हुए लोग हैं वो वहीं रह जाएंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसे कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। ऐसी बात नहीं है कि आजादी के बाद सरकारों ने कुछ नहीं किया, सरकारों ने कुछ अधिकार नहीं दिए, कुछ अच्छी चीजें नहीं करी। हमारे देश में चीजें बहुत अच्छी भी हुई है, बहुत तारीफ काबिल चीजें भी हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीजें जो आज देखने को मिल रही है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, भूखमरी से लोग मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना होगा, कहीं ना कहीं उनके बारे में, उनके लिए कुछ करना होगा। एक वो सबसे बड़ी बात है। और बात जब मैं सोशल कॉज की कर रही थी, तो मैम से एक सोशल कॉज को लेकर जीनत मैम से हम बात करने वाले हैं। तो जीनत जी, क्या लगता है आपको, आप जो सोशल कॉज के बारे में आज हमें बताने वाली है, क्या किस मुद्दे को लेकर आज हम बात करने वाले हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपना एक फैसला दिया है। जस्टिस नीरज तिवारी ने, उनके पास एक केस आया था कि जिसमें सास का इंतकाल हो चुका था और बहू और सास जो है वो एक राशन की दुकान चलाती थी। तो बहू का ये कहना था कि अब सास मर चुकी हैं, तो जो राशन की दुकान है उसका जो अलॉटमेंट है वो बहू को दे दिया जाए। लेकिन इसके खिलाफ ससुराल वाले उठ खड़े हुए और जस्टिस तिवारी ने आज ये फैसला दिया कि बेटियों का जो अधिकार है, बहुओं का ज़्यादा अधिकार होगा और विरासत में उन्हें बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा फैसला है। अब तक ये होता था कि बहुएं जेंट्स के लिए जलाई जा रही हैं, उन्हें तलाक दिया जा रहा है, वो विधवा हैं तो उनके नाक पर चूटी काटकर उन्हें बाहर सड़क पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि जो माहौल है वो बदलेगा। और अब जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि बहुओं को बेटियों से ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है। ये बहुत अच्छा फैसला है जो कोर्ट ने दिया है। मैम, क्या लगता है ये फैसला आने के बाद क्या हिंदुस्तान की चीज़ें बदलेगी? क्या हम इस बदलाव को स्वीकार करेंगे? क्या हिंदुस्तान के लोग इस बदलाव को स्वीकार करेंगे?
जी, ये कहना तो बेहद मुश्किल है पलक कि इसको कबूल किया जाएगा या नहीं, क्योंकि अब तक देखा ये गया था कि घरों में सास और बहू का झगड़ा हुआ करता था। अब इस झगड़े में सबसे ज़्यादा उनकी से जो लड़ाई होगी ये शौहर की बहन यानी नंद से होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में ये है कि अब अगर आप ससुराल में कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है महके में, तो फिर जो नंदे होती हैं उन्हें बुलाया जाता है, उनको नेक दिया जाता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, उनसे राय मशवरा किया जाता है कि भाई किस किस को बुलाएं, बुआ को, मौसी को, खाला को, पुप्पी को। लेकिन अब सारे मतलब ये अधिकार भी शायद उनसे छिन जाएं, और जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं पलक ने कहा, तो इसके भी दो पहलू होंगे, और इसके खिलाफ मुझे ऐसा लगता है कि अब नंदे उठ खड़ी होंगी कि हमें हमारे अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है। अब से पहले ये होता था कि बेटे को विरासत में हिस्सा दे दिया जाता था, लेकिन अब बहुएं भी ये मांग करेंगी कि हमें पूरा हिस्सा दिया जाए। एक तरह से ये अच्छा है कि जो बच्चे जो बहुएं बेवा हो जाती हैं उनके बच्चों को कुछ इससे राहत मिलेगी, उन्हें पैसे दिया जाएगा हर महीने। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला है, लेकिन अब जैसे कि कहा गया है कि इसके खिलाफ भी कुछ हो सकता है। और पहले यहाँ के जो मर्द हैं वो घरेलू हिंसा कानून के बेहद खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि बहुएं झूठ बोलकर कोर्ट में चली जाती हैं और हमें बिला वजह पिटवाती हैं और गैर ज़मानती केसेस में हमें जेल करवा देती हैं। तो इससे मेरे ख्याल है पुरुषों पर भी कुछ असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक और चीज जो गौर करने वाली ये है कि इस केस में आखिर लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आज कोर्ट ने ऑर्डर तो निकाला है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल और बात यहाँ आकर अटक जाती है कि लोग क्या इसके हक में होंगे या इसके खिलाफ होंगे। डिसीजंस कोर्ट जो देता है नो डाउट बहुत सोच समझ के और बहुत ज्यादा गहन रिसर्च के बाद एक डिसीजन निकल कर सामने आता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोग इसे कितना स्वीकार करते हैं, कितना इसके पक्ष में होते हैं और कितना इसके विपक्ष में जाते हैं, और क्या लोगों के रिव्यूज होते हैं, ये वक्त के साथ आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। बने रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।